आज हम लोग क्लास 10th के ज्योग्राफी के चैप्टर 1 के ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। पहला प्रश्न है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? इस विकल्प के अनुसार कोयला एक अनवीकरणीय संसाधन होगा। अनवीकरणीय संसाधन के मतलब होता है वैसा संसाधन जिसे एक बार प्रयोग कर लेने के बाद दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर दिया है नवीकरणीय, तो नवीकरणीय के मतलब होता है वह संसाधन जिसे हम एक बार प्रयोग कर ले, तो एक बार प्रयोग कर लेने के बाद इसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं। तो जिसे हम पुनः प्राप्त कर लेते हैं उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं, लेकिन जिसे हम एक बार प्रयोग कर लेने के बाद दोबारा प्राप्त नहीं कर पाते हैं उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। ऑप्शन सी में दिया जैव, तो जैव संसाधन का संबंध उस संसाधन से है जिसमें जीवित जीव जंतुओं के लक्षण मौजूद हो, या जो संसाधन जीवित जंतुओं के द्वारा निर्मित किया गया है उसे जैव संसाधन कहते हैं। इसका ठीक विपरीत, जैव का ठीक विपरीत अजैव होता है, यानी वैसा संसाधन जो अजैव वस्तुओं के द्वारा निर्मित होते हैं उसे अजैव संसाधन कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? इसका आंसर होगा पुनः पूर्ति योग्य। देखिए, सौर ऊर्जा प्राकृतिक संसाधन होता है, प्राकृतिक संसाधन, और प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत यह पुनः पूर्ति योग्य होता है, यानी इसे हम बार बार प्रयोग करते रहते हैं, इसलिए इसे पुनः पूर्ति योग्य संसाधन कहा गया है। यह प्रश्न बहुत ही वीवीआई है। तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं? इस शब्द को ध्यान रखेंगे, अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र, अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र। इसका आंसर होगा 200 नॉटिकल मीटर। 200 नॉटिकल मीटर के समुद्री क्षेत्र को अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। जैसे मान लेते हैं यह हम भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र का नक्शा बना रहे हैं, ये भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र है। तो जैसा हम जानते हैं कि भारत के पूरब के तरफ बंगाल की खाड़ी है, इधर बंगाल की खाड़ी हो गया, इस हिस्से में आप देखेंगे तो अरब सागर होगा, और नीचे के तरफ हिंद महासागर है। तो जो भी देश समुद्र से अपनी सीमा साझा करता है तो उन सब देशों को अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के द्वारा समुद्र के कुछ क्षेत्र पर भी अधिकार दिया गया है। तो सभी देश से जो भी समुद्री से क्षेत्र सटे होते हैं उससे 200 नॉटिकल मीटर का जो क्षेत्र होता है उसे उस संबंधित देश को दिया जाता है, और उसका नाम आर्थिक अपवर्जक क्षेत्र या अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहा गया है। जैसे भारत के इधर अगर 200 नॉटिकल मीटर के क्षेत्र को देखें तो भारत के इधर 200 नॉटिकल मीटर का जो क्षेत्र होगा उस पर भारत का अधिकार होगा, और वह क्षेत्र अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाएगा। इसमें और भी कुछ शर्तें होती है और कभी चर्चा करेंगे। अगला है, डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है? इसका आंसर होगा संसाधनों के अनियोजित विदोहन से। देखिए, यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है संसाधनों की अनियोजित, और यहाँ पे एक शब्द विदोहन। अनियोजित के मतलब है बिना किसी योजना बनाए हुए, और विदोहन का मतलब होता है कि जिसे हम ये न देखें कि उस संसाधन का प्रयोग किस रूप में कर रहे हैं, उसका क्या फ़ायदा क्या नुकसान होने वाले हैं, बस संसाधन का प्रयोग करते जा रहे हैं। हो सकता है कि उस संसाधन के प्रयोग करने के उपरांत कुछ नुकसान भी झेलना पड़े, उन सब की चिंता करते हुए जब संसाधन का प्रयोग करते जाते हैं तब उसे ही हम लोग बोलते हैं अनियोजित विदोहन। वर्तमान समय में देखा गया है कि मनुष्य अपने इच्छाओं को पूरा करने के लिए, अपने विकास करने के लिए
लगातार यानी कि अंधाधुंध संसाधनों का प्रयोग करते जा रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारे आप विश्व में परिवर्तन देखने को मिल सकता है। जैसे देखते होइएगा कि वर्तमान में ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत बड़ी समस्या बनकर उभरा है, और सभी समस्या यह अनियोजित संसाधनों के विदोहन के उपरांत ही पैदा हुआ है। अगला प्रश्न है, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर तक का राष्ट्रीय संपदा निहित है, यानी कितने किलोमीटर तक का जो क्षेत्र है वह राष्ट्रीय संपत्ति के अंतर्गत आता है। इसका ऑप्शन होगा डी, 19.2 किलोमीटर का क्षेत्र। यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि अगर हम यहाँ पर भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र बना रहे हैं, क्योंकि प्रायद्वीपीय क्षेत्र से ही समुद्री सीमा साझा होता है, ये भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र है। यहाँ पर अरब सागर है, अरब सागर इस क्षेत्र में है। इधर आपको बंगाल की खाड़ी मिलेगा, बंगाल की खाड़ी मिलेगा। नीचे की तरफ बहुत बड़ा हिस्सा हिंद महासागर का है, हिंद महासागर का है। देखिए, ये प्राकृतिक सीमा रेखा होता है। हर देश का जो भी सीमा रेखा है वो प्राकृतिक है। तो आप अधिकांश देश के समुद्री सीमा रेखा को देखेंगे तो कटा छटा होता है। हालांकि यह सीधा बनाया गया है, लेकिन अधिकांश देश का जो सीमा रेखा होगा वह कटा छटा होगा। तो उन कटे छटे क्षेत्र को एक रेखा द्वारा मिला लिया जाता है। उस जिस रेखा द्वारा मिलाया जाता है उस रेखा को आधार रेखा नाम दिया जाता है, आधार रेखा नाम दिया जाता है। और इस आधार रेखा से हम लोग समुद्री क्षेत्र को मापते हैं, और अलग अलग समुद्री क्षेत्र को अलग अलग नाम दिया गया है। जैसे ये आधार रेखा है, इस आधार रेखा से आगे हम बढ़ेंगे 19.2 किलोमीटर तक का क्षेत्र, तो यह 19.2 किलोमीटर का क्षेत्र राष्ट्रीय संपत्ति कहलाएगी। लेकिन जब आधार रेखा से हम 200 नॉटिकल मीटर का जो क्षेत्र देखते हैं तो वह आर्थिक अपवर्जक क्षेत्र कहलाता है। इसके अलावा इस अध्याय से कुछ अत्यंत आवश्यक प्रश्न है जिस पर ध्यान रखिएगा। उसमें से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है पृथ्वी सम्मेलन। टोटल 3 पृथ्वी सम्मेलन को ध्यान रखना है आपको। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन और तृतीय पृथ्वी सम्मेलन। पृथ्वी को बचाए रखने के लिए, पृथ्वी के विकास के लिए सभी देश मिल करके जो सम्मेलन स्थापित करते हैं, जो सम्मेलन बुलाते हैं, जिसमें एजेंडा होता है कि कैसे पृथ्वी को भविष्य तक अच्छा रखे, आने वाले टाइम में पृथ्वी को और बेहतर बना सके, उसे ही नाम दिया गया है पृथ्वी सम्मेलन। आपको कुल 3 पृथ्वी सम्मेलन को ध्यान रखना है कि यह पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ और यह पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ। तो प्रथम जो पृथ्वी सम्मेलन है वह प्रथम पृथ्वी सम्मेलन सन 1992 ईस्वी में हुआ था। दूसरा पृथ्वी सम्मेलन 1997 में हुआ था और तीसरा पृथ्वी सम्मेलन 2002 में हुआ था। आप गौर करेंगे तो प्रथम, द्वितीय और तृतीय पृथ्वी सम्मेलन के बीच में आपको 5 साल का अंतराल देखने को मिलेगा। प्रथम 1992 में हुआ, दूसरा 1997 में और तीसरा पृथ्वी सम्मेलन सन 2002 ईस्वी में हुआ था। बात करें इसके स्थान के, तो जो पहला पृथ्वी सम्मेलन था वह हुआ था रियो डी जेनेरो शहर में, रियो डी जेनेरो शहर में। दूसरा जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था वह हुआ था न्यूयॉर्क में, जो अमेरिका में स्थित है। और तीसरा पृथ्वी सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सनबर्ग में हुआ था, जोहान्सनबर्ग में हुआ था। तो ये तीनों पृथ्वी सम्मेलन याद रखेंगे, इनसे अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। एक और प्रश्न पूछ ले जाते हैं विश्व शिखर सम्मेलन के बारे में। विश्व शिखर सम्मेलन,
ये जो विश्व शिखर सम्मेलन हुआ था वह हुआ था वर्ष 1972 ईस्वी में, 1972 ईस्वी में। और यह सम्मेलन स्वीडन जो देश है वह स्वीडन देश की राजधानी स्टॉकहोम में हुआ था, स्टॉकहोम में हुआ था। तो इन सब प्रश्न को ध्यान रखेंगे, अक्सर यहाँ से प्रश्न पूछ ले जाते हैं। आगे हम लोग सेकेंड चैप्टर को देखेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।